जी, ये हमारा 14वां सेशन है जिसके अंदर हमने लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो सेशन 13 के अंदर हमने लीनियर ODEs यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को स्टडी किया था और उसकी कुछ हमने टेक्निक्स सीखी थी। खास तौर के ऊपर उसमें मेन जो काम हम करते हैं यानी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इस तरह हम लिखते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को कि अगर आपकी इक्वेशन इस तरह की है डी वाई ओवर डी एक्स टू द पावर n, मतलब nth डेरिवेटिव प्लस सो ऑन प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव लेट्स से a1 dy बाय dx के साथ प्लस a नॉट नो डेरिवेटिव इक्वल्स f ऑफ x। अगर आपकी ये एक nth ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है, nth ऑर्डर का मतलब nth डेरिवेटिव्स हैं। n अगर 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। लेकिन आपने लास्ट टाइम हमने जब स्टडी किया था पिछले सेशन में, तो हमने कहा था कि ये जो कांस्टेंट्स हैं ए नॉट, ए वन, ए एन, दे आर ऑल कांस्टेंट्स। आप देख रहे हैं कि ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो उसको हमने बोला था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक हम इस्तेमाल करते थे? उसके लिए उसको सॉल्व करने की टेक्निक ये थी कि हम जनरल सॉल्यूशन लिखते थे y इक्वल्स y ऑफ सी एक्स प्लस y ऑफ पी एक्स। इसमें y सी एक्स को क्या बोलते थे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको कहते थे? कि जिसमें आप f ऑफ x को 0 लेते थे, यानी होमोजेनियस इक्वेशन बना के जब सॉल्व करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड को 0 लेते हैं तो वो होमोजेनियस इक्वेशन बनती है। तो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो था उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन कहा था, y सी एक्स। और दूसरा सॉल्यूशन जो था वो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल था, ठीक है, जिसमें हम f ऑफ x को 0 नहीं लेते थे, बल्कि राइट हैंड साइड को देकर हम कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म जो है वो एज्यूम करते थे और बाद में फिर उसको फाइंड करते थे कि वो ठीक सॉल्यूशन देती है या नहीं। और उसमें ये था कि जो आपकी राइट हैंड साइड होती थी वो उसके 2-3 रूल्स थे। मसलन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है राइट हैंड साइड पे, तो आपका जो वाई पी होता है वो भी एक्सपोनेंशियल होता था। अगर साइन कॉस की फॉर्म में राइट हैंड साइड आ रही है तो आप वाई ऑफ पी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो भी साइन कॉस की फॉर्म में लेते थे। अगर वो पॉलिनोमियल आ रही है तो पॉलिनोमियल लेते थे। अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा था तो आप उसको लेते थे। तो ये चीज है। वाई सी का बाजुकात नाम जो है वाई एच भी रखा जाता है। जस्ट अ सेकेंड, ये किधर चला गया? अच्छा, यहाँ पे वाई सी का मतलब ये है कि आप अपनी जो ऑलरेडी वाई सी का सवाल आया है कि वाई सी क्या चीज है, तो उसका मतलब होता है कि जो आपकी राइट हैंड साइड है उसको आप 0 लेते हो। वो जो आपकी ऊपर ऑडी लिखी हुई है ना, तो उस राइट हैंड साइड को आप, ये वाली राइट हैंड साइड आप 0 लेते हो और उसको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। उसका जो सोल्यूशन आता है वो उसको वाई सी एक्स कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और वाई पी एक्स जो है उसमें आप राइट हैंड साइड को 0 नहीं लेते हो, लेकिन आपका जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन होता है वो नाउन किसी शक्ल में होता है, या वो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, या वो एक्सपोनेंशियल होता है, या वो पॉलिनोमियल होता है, या उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर तो आप गैस कर सकते हो फंक्शन डायरेक्टली उन फेमिलियर फॉर्म्स के अंदर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तो फिर आप इस ऑर्डिनरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बाय एडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। और फिर आप कहते हो कि जी हाँ, मेरा सोल्यूशन जो है y ऑफ x वो इन दोनों से मिलके बना है, y सी ऑफ x और y p ऑफ x से। ये सारी डिस्कशन जो हमने की थी दैट वाज फॉर कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये जी वाई सी और वाई पी की जो डिस्कशन है रियाज, ये हमने की थी सेशन 13 में। मैं इसी को जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आज हमारा टॉपिक अगला है
और आप अगर चाहें तो वो तकरीबन 2.5 घंटे का लेक्चर है, सेशन 13, उसमें इसके ऊपर कुछ डिस्कशन मौजूद है। इसके अलावा भी वो जो कि यूट्यूब के ऊपर ये लेक्चर मौजूद है, तो अगर उस लेक्चर में भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप वहाँ नीचे यूट्यूब के नीचे जो कमेंट सेक्शन होते हैं ना, वहाँ पे सवाल कर दिया करें, तो जब टाइम मिले तो वहाँ पे भी बात हो सकती है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का मौजू नहीं है, ये पिछले सेशन का रिव्यू था, जिसमें मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो डेरिवेटिव के साथ कोफिशिएंट आता है वो कांस्टेंट होता है, और ये उसकी टेक्निक थी सॉल्व करने की। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल कोएफिशिएंट, जिसका मतलब ये है कि जो मेरी इक्वेशन होगी उसका जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल हो जाएगा। मतलब ये कि वो जो ए एक्स वगैरह हम ए एन A1 A0 वगैरह हम लिख रहे थे, वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब है कि वो उसी वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे जिस वेरिएबल पे आप डेरिवेटिव ले रहे हो। जैसे y का डेरिवेटिव x पे ले रहे हो ना, तो आपके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वो भी फंक्शन ऑफ x होगा। तो यहाँ जो ये जो फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज अ वेरी जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। जनरल फॉर्म का मतलब ये है कि आप देखें कि इसमें ये जो nth ऑर्डर पे आपका कोएफिशिएंट आ रहा है वो क्या है, an अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर n। तो इसका मतलब है कि ये जनरल पॉलिनोमियल की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अब अल्फा क्या है, बीटा क्या है, दे आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और मुख्तलिफ इक्वेशंस के अंदर आप इनको पहचानेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी इक्वेशन में 2x+1 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ जी, 2 जो है वो अल्फा है और 1 जो है वो बीटा है। तो दिस इज अ वेरी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। फिर आप ये देखें कि इन जनरल ये नॉन होमोजेनस है। राइट हैंड साइड पे आप देखें तो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कोई राइट हैंड साइड पे कोई फंक्शन होगा। अगर वो फंक्शन 0 हो जाए तो फिर ये होमोजेनस केस बनता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि ये होमोजेनस इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के साथ है। तो आप अगर गौर करें तो ये बेसिकली द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कि जिसके अंदर आप जो पहले आप लोगों ने पढ़ी हैं इक्वेशंस, इसमें आप लीनियर ओडीज भी शामिल कर सकते हैं, इसमें आप एग्जैक्ट ओडीज भी शामिल कर सकते हैं, इसके अंदर आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को भी शामिल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मिसाल के तौर पर अगर आपका अल्फा 0 हो जाता है तो आप देखें अल्फा के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, जिस केस के अंदर आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चले जाएंगे। तो ये जो जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये उन तमाम इक्वेशंस का खुलासा है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे लफ्जों में इस जनरल एक्सप्रेशन से आप तमाम इक्वेशंस बना सकते हो जो आप पहले पढ़ते रहे हो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स या होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, एटसेट्रा। और इसी की हम कुछ मिसालें देखेंगे। यानी अब हम जो मिसालें लेंगे वो हर तरह की हो सकती हैं, वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट में भी हो सकती हैं, होमोजेनियस भी हो सकती हैं, नॉन होमोजेनियस भी। लेकिन साइंस में हम क्या करते हैं कि जब हमें एक आसान मसला समझ आ जाता है, जब हम एक आसान सवाल को हल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमारे सामने एक मुश्किल सवाल आता है, आपने अक्सर देखा होगा एक्सरसाइजेज जब आप करते हैं तो आसान सवाल पहले दिए होते हैं और मुश्किल सवाल एंड पे दिए होते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि पहले आपने प्रैक्टिस करनी होती है आसान मसलों को हल करने की। अच्छा, आसान मसलों को हल करने की प्रैक्टिस जब हो जाती है तो फिर आपके सामने एक बड़ा सवाल आता है। वो जैसे हम वीडियो गेम्स खेला करते थे, अब तो मैं नहीं खेलता, बचपन में हम खेलते थे। तो अगर 40 स्टेजेस होती थी वीडियो गेम की, तो पहली 2 3 4 5 स्टेजेस जो बंदा जो है ना वो आंखें बंद करके निकल जाता था। लेकिन जो हम अपनी पंजाबी में उसको कहते थे कि बला जो होती थी ना, वो आखिर पे आती थी। तो बला वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो आखिर पे रखे होते हैं किताबों में भी। उसकी वजह ये नहीं है कि वो आपको डराना मकसूद होता है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इंसानी ज़हन जो है वो आसान से पेचीदा की तरफ जाता है। वो मुश्किल मसले को पहले नहीं हल कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पहले फितरत आपको पैदा करती है तो आप पहले चलना सीखते हो, और बाद में फिर आप छलांगे लगाते हो। तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो पहले छलांगे लगाना चाहते हैं और बाद में वो थक जाते हैं तो फिर चलने के भी काबिल नहीं रहते। तो हम भी छलांगे नहीं लगाई हमने पहले आसान चीज़ों को हल किया,
हमने बहुत से मुख्तलिफ केसेस के अंदर बड़ी छोटी-छोटी क्वेश्चंस को देखा और हमने सीख लिया कि अच्छा इस तरह की क्वेश्चन हो तो यूँ हल करना है और यूँ हल करना है ना। अब हम जा रहे हैं उस केस की जानिब जिसमें वो तमाम की तमाम आसान मसले इकट्ठे हो जाएँगे और आप एक-एक करके वो आसान मसले इस मुश्किल मसले से निकाल सकते हो या आसान मसलों को इस्तेमाल करके इस मुश्किल मुश्किल मसले को हल कर सकते हो। तो हमारी हमारी स्कीम अब ये होगी कि जब हमारे पास वेरिएबल कोएफ़िशिएंट आएँगे, तो हमें ये बताया कि यार जो कांस्टेंट कोएफ़िशिएंट्स है ना वो आसान है और उसमें भी हमें ये बताया कि यार जो राइट हैंड साइड 0 है ना वो बड़ी आसान इक्वेशन होती है। तो बिल्कुल नेचुरली आप भी यही काम करोगे कि आप एक मुश्किल इक्वेशन को उस आसान फॉर्म के अंदर लाना चाहोगे जिसमें आपको पता है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, राइट? तो यही टेक्नीक जो है वो आज हम सीखेंगे और 3 या 4 मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस हैं, उनके नाम भी हैं। अगेन मैं बात करूँगा कि नामों पे ना जाया करें, इक्वेशन की फॉर्म को समझना ज़रूरी होता है। लेकिन 3-4 नाम हैं जो किताब ने इस्तेमाल किए हैं और एक बहुत ही मशहूर मेथड है कि जिसको हमने स्टडी करना है। अच्छा, अब ये कि इक्वेशन आपके सामने आ गई, तो ये मैंने आपको बता भी दिया कि ये वेरिएबल कोएफ़िशिएंट्स हैं क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं और इसमें अल्फ़ा, बीटा जो है वो कांस्टेंट है, एन, ए1, ए नॉट ये भी कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड जो है वो एफ ऑफ एक्स है। ऐसी इक्वेशन को हल करने के लिए आप क्या करते हो कि आप ये जो पूरी चीज़ आपके साथ सामने आ रही है ना, ये वाली सॉरी इसको सॉल्व करने के लिए मैं जनरल जनरल बातें भी करूँगा, बाद में फिर हम जाएँगे एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर। तो टू सिम्प्लीफाई पहला काम ये है कि हम इस इक्वेशन को सिम्प्लीफाई करें। टू सिम्प्लीफाई आप ये करेंगे ये जो वेरिएबल कोएफ़िशिएंट जो भी आ रहा होगा डेरिवेटिव के साथ और मैं सिर्फ़ nth डेरिवेटिव की यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर nth डेरिवेटिव का सॉल्व कर लें, तो n को आप 1, 2, 3 पुट करके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सारे केसेस निकाल सकते हैं। तो आप ये करेंगे ये जो कोएफ़िशिएंट nth ऑर्डर के साथ आ रहा था, बल्कि ये सबके साथ ही आ रहा है, इसको आप पुट कर दें ई टू द पावर टी ये एक टेक्नीक है। आमतौर पे पॉलिनोमियल को एक्सपोनेंशियल में ले जाने का मकसद ही ये होता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव बहुत सिंपल होता है। आप बार-बार एक्सपोनेंशियल को रिपीट करते रहते हो, पीरियोडिक होता है। तो ये आप पुट करें और जब आप पुट करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए dy बाय dx एटसेट्रा। अब dy बाय dx जो है वो मैं इस अल्फा x प्लस बीटा इक्वल टू y ई टू द पावर t में से नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि इसमें y मौजूद ही नहीं है। मैंने एक नया वेरिएबल t जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो पहली चीज़ तो आप ये नोट करें कि जब आप सिम्प्लिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो आप वेरिएबल्स के साथ खेलते हैं। आप एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल पे चले जाते हैं। जैसे आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में देखा होगा कि अगर एक मुश्किल एक्सप्रेशन आ रहा है तो आप चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। आप एक बड़े से वेरिएबल को एक सादा सी फॉर्म के अंदर चेंज कर लेते हैं ताकि इक्वेशन सिंपल आपको नज़र आए। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ax प्लस b अल्फा x प्लस बीटा को हमने एक नए वेरिएबल t की फॉर्म में लिख लिया है। लेकिन इस t और x के रिलेशन से मुझे क्या मिलेगा? मुझे dt बाय dx मिलेगा। तो मेरे पास क्या है dy बाय dx। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? बिल्कुल जैसे कुत्सिया ने बोला बहुत अच्छा कि हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे? कि हम करेंगे dy बाय dt और फिर dt बाय dx। अब dt बाय dx जो है वो आप कैसे निकालोगे? उसके लिए आप ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको आप डिफरेंशियल इसका ले लेंगे। तो आप इसको लिखेंगे अल्फा dx और इक्वल टू क्योंकि पहली टर्म में अल्फा कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा, बीटा कांस्टेंट है तो वो 0 डिफरेंशियल देगा इज़ इक्वल टू अब ई टू द पावर डी का डिफरेंशियल क्या होगा? अगेन ई टू द पावर डी आएगा ई टू द पावर टी आएगा और साथ क्या आ जाएगा? dt। तो यहाँ से आप dt बाय dx निकाल सकते हो। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? अल्फा e टू द पावर माइनस t, राइट? तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ dy बाय dt टाइम्स अल्फा e टू द पावर माइनस t जिसको मैं रीअरेंज करके यूँ भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब कि जहाँ-जहाँ मेरी इक्वेशन में
या dy बाय dx आ रहा था, वहां पे अब मैं ये वाला फैक्टर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अब मैं करूंगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको बताया है। इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी जो फाइनल इक्वेशन होगी वो एक्स से निकल के टी में आ जाएगी, और वो जो इक्वेशन आएगी, और सिमिलरली राइट हैंड साइड के ऊपर भी आप एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो चले मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी आपको चाहिए, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा आपका क्या है ई टी, तो एक्स क्या होगा, अल्फा एक्स क्या होगा ई टी माइनस बीटा, तो फिर एक्स क्या आ जाएगा ई टी माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो आप देखेंगे ये राइट हैंड साइड के ऊपर एक्स की जगह पे हमने यही लिखा हुआ है, राइट। ये क्या चीज है, हाँ ठीक हो गया। ऑलराइट, सो अब जो फाइनल इक्वेशन आ गई है ये टी की फॉर्म के अंदर आ गई। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हमने एनालाइज करना है, यहां तक कोई सवाल? हमने सिर्फ क्या किया है कि जनरल इक्वेशन जो वेरिएबल कोएफिशिएंट की थी, उस वेरिएबल कोएफिशिएंट को हमने ई टू द पावर टी पुट कर दिया है, और उस ई टू द पावर टी से फिर हमने क्या किया है, डेरिवेटिव लिए हैं, और डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी की फॉर्म में लिखा है, एक्स को भी टी की फॉर्म में लिखा है, और उन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया है ऊपर वाली इक्वेशन में, तो जिससे हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल गया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को नोट करें तो इस इक्वेशन में पहली प्रॉपर्टी आपको क्या नजर आ रही है? पहला तो ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर अब जो डेरिवेटिव्स हैं वो टी के लिहाज से हैं, राइट। दूसरी बात ये कि ये जो कोफिशिएंट है ए एन अल्फा टू दी एन, ये कोफिशिएंट है ना, या फिर यहाँ पर है अल्फा टाइम्स ए वन, या फिर यहाँ पे है ए नॉट एटसेट्रा। अब आप देख रहे हैं कि ये कोफिशिएंट एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो ये इक्वेशन का वेरिएबल चेंज करने से आपने वेरिएबल कोएफिशिएंट को कांस्टेंट कोएफिशिएंट में तब्दील कर दिया है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और अगर आप एक क्वेश्चन ले जाएं, इसकी शक्ल हो सकता है आपको थोड़ी सी गंभीर सी दिख रही हो, लेकिन इससे परेशान नहीं होना। मकसद हमारा ये था कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं डेरिवेटिव के साथ, वो कांस्टेंट हमने बनाने थे, तो वो हमने बना लिए। अब जो भी आपकी इक्वेशन बनी है कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली, तो आप वापस चले जाएं सेशन 13 के अंदर, जो पिछला हमारा सेशन है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसमें टेक्निक्स हमने सीखी है कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कैसे हल करते हैं, तो बस अब आप हल कर सकते हैं, राइट। तो जितनी भी मिसालें अब आएंगी तो आप देखेंगे कि हम उनमें इसी तरह की कोई सब्स्टिट्यूशन किया करेंगे और उसको बनाया करेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस इक्वेशन का नाम भी है, इनकी इस इक्वेशन का नाम उन्होंने रखा हुआ जी लेजेंडर इक्वेशन। और लेजेंडर बड़ा मशहूर मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट था, आई थिंक 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी का, मुझे याद नहीं है। लेजेंडर पॉलिनोमियल्स आप पढ़ेंगे क्वांटम के अंदर, जब आप स्फेरिकल हार्मोनिक्स को स्टडी करते हैं, तो वहां पे भी आप इसको देखते हैं, हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करते हैं तो वहां पे भी इसका नाम देखते हैं। तो इट्स अ वेरी फेमस नेम। तो उसने शायद इस इक्वेशन को बताया होगा, मैंने इसकी हिस्ट्री नहीं देखी, लेकिन बहरहाल ये लेजेंडर इक्वेशन है। अच्छा, लेजेंडर इक्वेशन, लेजेंडर के साथ साथ एक और मैथमेटिशियन साहब भी थे, आयलर। तो आयलर, इस इक्वेशन को फिर आयलर ने भी सॉल्व किया एक स्पेशल केस के अंदर, तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो क्या है। तो ये जो यहाँ पे नजर आ रही है आपको, दिस इज कॉल्ड आयलर इक्वेशन। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा ऊपर उठाता हूँ, हाँ यहाँ पे आयलर इक्वेशन। तो आप देखेंगे ये उसी तरह की इक्वेशन लग रही है ना, फर्क सिर्फ ये है कि देखिए क्या था आपके पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा एक्स प्लस बीटा, यही आता था ना कोएफिशिएंट डेरिवेटिव के साथ। तो अभी आपके पास क्या आ रहा है, एक्स टू दी एन, ठीक है, एक्स आ रहा है, चले इसकी पावर एन ले लेता हूँ मैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या आ रहा है nth ऑर्डर पे, ये मैं फर्स्ट टर्म उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके कोएफिशिएंट्स, एक्स टू दी एन। तो ये कैसे बनेगी, कैसे आप इसको इसके इक्वल लिखेंगे? चले मैं इसको इधर लिखता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज इसके इक्वल आ जाए, तो कैसे आएगी, क्या करते हैं आप? कोएफिशिएंट नहीं है इसमें, कोएफिशिएंट है, आप देखें, ये देखें ये, मैं अब ड्रा तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन, क्योंकि ये इमेज है,
आई डोंट नो। हाँ हो गया, गुड। ये वाली मैं जो बात कर रहा हूँ ना, कोएफिशिएंट्स तो हैं इसमें, ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, और आप देखेंगे ये कोएफिशिएंट एक्स पे डिपेंड भी कर रहे हैं, तो वेरिएबल कोएफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये लेजेंडर इक्वेशन तो है। राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स भी नजर आ रहा है और nth ऑर्डर भी है, ठीक है, बिल्कुल। अब आप मैं कह रहा हूं कि जनरल फॉर्म जो इक्वेशन की थी उसमें हम लिखते थे ए एन टाइम्स अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर एन, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। चले ए एन भी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जनरल इक्वेशन में ये आता था, आयलर इक्वेशन में ये आता है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो? जब आप इस तरह की सिचुएशन देखते हैं तो क्या माइंड में आता है? दो इक्वेशंस कब इक्वल होती हैं? अगर उनके अंदर एक वेरिएबल मौजूद है, तो आप ये बेसिकली पॉलिनोमियल कह सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को। तो क्या है इनके अंदर, दो पॉलिनोमियल्स कब इक्वल होती हैं? बहुत ही आसान सवाल है। मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों के जवाब का। व्हेन दिस इक्वेशन इज ट्रू। डिग्री से क्या मुराद है सैयद फसी? आप कह रहे हैं डिग्री सेम होनी चाहिए। ये इक्वेशन नहीं, ये डेरिवेटिव इक्वेशन नहीं है, ये सिंपल वो है, पॉलिनोमियल्स लिखी हुई है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यस, जिसको आप पावर भी बोल सकते हैं। अगर आप देखें तो वेरिएबल की पावर होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। और एक और कंडीशन होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है वो सेम हो दोनों तरफ। और चले मैं यहाँ पे आपसे ना वो बच्चों वाला सवाल करता हूँ। शायद आपको सवाल नहीं समझ आया। अगर मैं ऐसे लिखूं 2 = 4, तो ये ठीक होता है या गलत है? ये तो आप बता सकते हैं। हाँ ये गलत है ना, क्यों गलत है? अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं 2 to the power 1 = 2 to the power 2, तो आपको ज्यादा सामने बात समझ आ जाएगी। ये वो डिग्री वाली बात थी जो वो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख लूं 2 1 = 2 times 2, फिर ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे डिग्री नहीं मैं ले रहा। चले 2 to the power 1 भी खत्म। कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे जो 2 का कोएफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे 2 का कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है। इस वजह से आप क्या कहते हैं कि ये वो नहीं है, इक्वल नहीं है, क्वेश्चन सेम नहीं है। तो बस यही लॉजिक जो है वो अब आप यहाँ पे भी लगाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अल्फा क्या होना चाहिए? मुझे अल्फा की वैल्यू बतानी है आपने, और बीटा की वैल्यू बतानी है। कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए दोनों तरफ। तो अल्फा और बीटा क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। बीटा 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि राइट हैंड साइड के ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं हो रही, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है वो 0 ही हो सकती है। और अल्फा जो है वो अल्फा ए एन के बराबर नहीं, ए एन दोनों तरफ मौजूद है सैयद फसी, अगर आप गौर करें तो दोनों तरफ ए एन मौजूद है। तो वो आप यूं भी कह सकते हैं कि ए एन से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए एन कॉन्स्टेंट है। अल्फा 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट 1 है। ए एन तो ऑलरेडी मौजूद है ना, उसको आप चाहें तो कैंसिल कर दें। तो एक्स एन का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स एन का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है वैसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे पोलिनोमियल की डिग्री पावर एन है, तो आप उसको एक्सपेंड करेंगे। लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसको हल करने का एक लंबा मेथड भी है कि आप
बाइनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जाके आप फाइंड करेंगे, बट दैट्स वेरी टेरिबल मेथड और हम नहीं चाहते कि हम वो जो है वो मेथड इस्तेमाल करें। ऑलराइट, सो इसका मतलब है कि लेजेंडर इक्वेशन जो है, लेजेंडर फॉर्म, ये चलो इक्वेशन ही बोल देते हैं इसको, वो बन जाती है आयलर इक्वेशन एक खास केस के अंदर, व्हेन आपका अल्फा 1 हो और बीटा 0 हो जाए। तो इसका मतलब है अगर आप लेजेंडर इक्वेशन को सीख गए सॉल्व करना तो आयलर इक्वेशन इज अ पीस ऑफ केक, क्योंकि आप सिर्फ अल्फा को 1 लोगे, बीटा को 0 लोगे और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम जो एग्जांपल करेंगे ना वो आयलर इक्वेशन की करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आसान है। लेजेंडर इक्वेशन की भी कुछ एग्जांपल्स आगे जाके आएंगी, तो कुछ आपके लिए भी काम छोड़ना है। तो ठीक है जी, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको भी हमने चेक भी कर लिया है कि अगर आपकी ओडीई इज ऑफ द लेजेंडर फॉर्म या आइलर फॉर्म, एक ही बात है, देन सब्स्टिट्यूट अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स ई टू द पावर टी, जो कि हमने ऊपर किया भी। दिस रिजल्ट्स इन एन इक्वेशन ऑफ द सेम ऑर्डर बट विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, राइट? तो आपके जो कोएफिशिएंट, तो अभी आइलर इक्वेशन में आप क्या करोगे? आइलर इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है, हमने क्या करना होता है कि हमने क्या करना होता है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर एन जो है, बल्कि इसको भी रहने दें, एन, इसको हमने पुट करना होता है ई टू द पावर टी। ठीक है, तो अब अल्फा 1 है और बीटा जो है वो क्या है, 0, तो फिर एक्स क्या हो गया, ई टू द पावर है। तो इसका मतलब आइलर इक्वेशन के लिए रूल क्या है, ये वाला है कि आपने एक्स को ये पुट कर देना। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अल्फा को 1 किया, बीटा को 0 किया, और वही जो लेजेंडर इक्वेशन वाली चीज थी उसको मैंने आइलर इक्वेशन वाली कंडीशन बना लिया, राइट? और मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस जो आप देखेंगे वो आइलर फॉर्म के अंदर होंगी, फिजिक्स के अंदर स्पेशली ज्यादातर इक्वेशंस आइलर फॉर्म के अंदर होती हैं और सेकंड ऑर्डर से ज्यादा नहीं होती, तो लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप जनरल रूल जो है वो याद कर सकते हैं कि जब भी आप आइलर इक्वेशन की शक्ल देखें या वेरिएबल कोएफिशिएंट देखें तो पहली चीज जो आपके माइंड में आएगी वो ये होगी कि आप इस पूरे कोएफिशिएंट अल्फा एक्स प्लस बीटा को ई टू द पावर टी पुट करेंगे, या एक्स को जो है ई टू द पावर टी पुट करेंगे अगर अल्फा 1 है और बीटा 0 है। ठीक है, तो ये हमने थ्योरी डेवलप कर ली है, अब इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये एक इक्वेशन है। अब आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इस इक्वेशन को कोएफिशिएंट की फॉर्म के अंदर देखें तो जो डेरिवेटिव्स के कोएफिशिएंट हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो आप देख रहे हैं कि वो वेरिएबल है। ठीक है, मतलब ये और ये तो खैर नहीं है, डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो क्या क्या काम करना है, सबसे पहले आपने आपने इसको लिखना है अल्फा एक्स प्लस बीटा की फॉर्म में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां से आपको ये भी पता चल रहा है कि ये यहाँ पे यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 2 है, सेकंड ऑर्डर है ना, तो n 2 है। तो बहरहाल आप आ, इसका n पावर का 2 बना देंगे क्योंकि n 2 है। तो यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अल्फा क्या है, अगेन अल्फा 1 है और बीटा क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है कि ये आइलर इक्वेशन है, सॉरी ये आइलर इक्वेशन है। और अगर ये आइलर इक्वेशन है तब भी हमने रूल बनाया कि क्या करना होता है, एक्स को ई टू द पावर टी पुट करना है। सो लेट एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी। तो अगर आप ये वाला काम करोगे तो क्या होगा, आप यहाँ से dx बनाओगे, तो dx क्या बनेगा, राइट हैंड साइड पे e टू द पावर d का डेरिवेटिव e टू द पावर d और साथ इसका डिफरेंशियल आ जाएगा dt। दूसरे लफ्जों में यहाँ से आपने dt ओवर dx बना लिया है, इट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t। ओके, अब आप क्या करोगे, dy बाई dx लिखोगे, तो dy बाई dx इसके इक्वल आएगा dy बाई dt टाइम्स dt बाई dx
चेन रूल लगाएंगे उसी तरह से। आ, और इसके बाद क्या है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा ई माइनस टी, और डी वाई बाय डी टी। अब इसको मैं अपनी इक्वेशन में पुट करना है तो मुझे एक दफा फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, हाउ डू वी टेक दैट। जी, आइडियाज क्या करेंगे अब यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे। बहुत आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है। फिर चेन रूल लगाएं, क्या आता है माइंड में। फर्स्ट डेरिवेटिव तो बना लिया है, सेकंड बनाना है अब। डी वाई बाय डी एक्स एक और डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल अगेन। चेन रूल जो है वो सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर हम नहीं लगाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगाएंगे। तो जो सैयद फसी ने जवाब दिया है वो सबसे मुझे ज्यादा पसंद भी है और आसान भी है। तो उसमें क्या होगा कि बेसिकली आप देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपके पास मौजूद है तो आप सेकंड डेरिवेटिव बना सकते हो ना। तो आप इसको लिखोगे डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाय डी एक्स आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो उसकी आप वैल्यू यहाँ पे लिखो, डी बाय डी एक्स ऑफ ई माइनस टी डी वाई बाय डी टी। ठीक है, क्या बन गया अब, सेकंड डेरिवेटिव। हाँ, ठीक है कि नहीं ठीक। देखो, एक चीज इन में रखो कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि हमने अपनी क्वेश्चन को टोटली वेरिएबल टी के अंदर लेके जाना है, हमने चेंज ऑफ वेरिएबल करना है। तो वो हम किस तरह करेंगे। आप चाहें तो जनरल फॉर्म भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऊपर हमने की थी, ये वाली। ये वाली जनरल फॉर्म असल में इस तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम ये भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट मी पेस्ट इट हियर अगेन। एक तो ये लैपटॉप स्लो हो जाता है। हाँ, अब ठीक है। अब आप देखो कि आपका जो फाइनल नतीजा आना चाहिए ना, वो इस फॉर्म में आना चाहिए जो जनरल हमने किया था। तो अब अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे n को 2 पुट करूं, क्योंकि मुझे पता है n 2 है, तो मुझे क्या मिलेगा, a2 अल्फा 2 डी बाई डी टी ऑफ डी टी डी बाई डी टी माइनस 1 प्लस, क्योंकि 2 के बाद 1 डायरेक्ट आ जाता है तो मैं 1 वाली टर्म लिखूंगा, अल्फा 1 डी वाई बाई डी टी प्लस क्या आती है मेरे पास, ए नॉट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ। अब आप देखें मेरा बीटा क्या है और अल्फा क्या है, ऊपर देखें, बीटा 0 है और अल्फा 1 है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ई टू द पावर टी को हम एक्स कहेंगे, माइनस बीटा 0 है और अल्फा क्या है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। राइट, तो ये वो फॉर्म है जो हमें चाहिए, ये वाली फॉर्म है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ साइड पे। तो ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं ना, उसके नतीजे में भी हमने ये वाली फॉर्म लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल करता हूँ।
वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी किया जा सकता है जी, वो हमारा चौथा टॉपिक है आज का, अभी हम पहले टॉपिक पे हैं। ऑलराइट, सो तो ये आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपको आपकी इक्वेशन जो है वो किस तरह की बनेगी। तो आपका अल्फा क्या है, 1 है ना, तो मैं यहाँ से भी अल्फा खत्म कर दूंगा, यहाँ से भी अल्फा खत्म कर दूंगा। तो मैंने किया क्या है, मैंने एन को 2 पुट कर दिया है, अल्फा को 1 पुट कर दिया है, बीटा को 0 पुट कर दिया है इस रिलेशन के अंदर, क्योंकि ये रिलेशन आता है सब्स्टिट्यूशन के बाद, और जिसको आप यहाँ पे कर भी सकते हो। आपको एक दफा दोबारा चेन रूल लगाना पड़ेगा, यानी आप यहाँ पे फिर एक दफा डी बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी इस तरह करके इसको करोगे, ठीक है। तो ये अब आपने खुद कर लेना है। ऑलराइट, सो इसके बाद क्या होगा, आपकी इक्वेशन ये बन गई। इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये बनेगी a2। अब ये जरा डेरिवेटिव ले लें तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। एक y यहाँ पे मिसिंग है शायद, हाँ यहाँ पे y होना चाहिए। सो साथ y आ जाएगा प्लस a1 dy बाय डी टी प्लस a0 y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब वापस चले जाए, हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसमें हमने a2 a0 देखे थे। तो a2 मेरा जो है वो ax स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि a2 जो है वो ax स्क्वायर है, a1 जो है वो x है, और a0 जो है वो क्या है, -4, और एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो ये मैंने जनरल फार्मूला से कंपेयर कर लिया उसको। तो मैं यहाँ का क्या, मैं यही चीजें जो है वहां पे पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर a2 की वैल्यू डी स्क्वायर ओवर डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि मेरा ए वाई जो है वो एक्स है, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी है जैसी आपको दी गई है। तो आप देखेंगे ये इक्वेशन और जो इक्वेशन आपको दी गई है वो बिल्कुल सेम है। राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर एक्स और ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस इज द फॉर्म जिसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ तक बात ठीक है। अभी अभी तक हम सोल्यूशन नहीं ले रहे, अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप एक वेरिएबल कोएफिशिएंट से कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जा सकते हो। तो अब इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन है। तो अब आप इस क्वेश्चन को जरा देखें, ये जो हमें यहाँ पे फाइनली मिली है, इसके जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं a2 a1 a0, दे आर नाउ कांस्टेंट्स इन जनरल, दे आर, यहाँ पे उनकी वो एक्स डिपेंडेंस नहीं आ रही। सो दिस इज अ जनरल, दिस इज अ इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो हमारा काम ये होता है कि a2 a1 a0 वगैरह की वो फॉर्म निकालनी है जो कांस्टेंट आए, जो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया है जनरल फॉर्म के अंदर से। अब आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि हम असल में इस स्टेप पे हैं अभी, इस वाले स्टेप पे हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिखना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चले मैं डी वाई बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स का पता है ना, डी वाई बाई डी टी का पता है। सो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो गौर करें, हमारी इक्वेशन जो थी वो ये थी, जिसके कोएफिशिएंट जो थे वेरिएबल थे। नतीजा जो हमारा अब निकला है, अब इसमें जो कोएफिशिएंट आ रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर के साथ वो 1 आ रहा है ना, तो वो एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये एक लीनियर ओडीई है, बल्कि होमोजेनस भी है, तो मैं होमोजेनस भी लिख लेता हूँ। तो ये एक लीनियर होमोजेनस ओडीई है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो अब हम वापस सेशन 13 सेक्शन 15.1 ऑप्शन की किताब जो है उसको खोलेंगे और इसको हल कर लेंगे, क्योंकि मुझे अब पता है
कि इट्स सॉल्यूशन इज a combination of a characteristic equation solution plus particular integral। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल केस में जीरो है, वाई, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है होमोजेनियस होने की वजह से। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऑलराइट, और इसको अब आप सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करते थे, मैं सिर्फ हिंट दे देता हूं कि आप इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट करते थे y को a⁴ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे, और इसको आप प्लग करें तो सेकंड डेरिवेटिव मुझे क्या देगा, λ² और 4, और y मुझे क्या देगा, कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0। एंड देन लैम्डा जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, +-2। तो ये जो रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का जो सोल्यूशन होता है वो आप कैसे लिखते हो, C1 e⁴ t, याद रहे अब आपका वेरिएबल t है, प्लस C2 e⁴ फर्स्ट केस। बिल्कुल जबरदस्त आयशा, ये फर्स्ट केस बन रहा है, यानी लीनियर इक्वेशन वाला जो है। और अब आप पुट कर दें बस, C⁴1 आ जाएगा 2t, और λ2 आ जाएगा -2t, जिसको भी आप चाहें प्लस कह लें माइनस कह लें, कोई बात नहीं। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब आपको पता है कि जो e⁴t है वो x है, तो e⁴2t क्या हो जाएगा, x²। तो सॉल्यूशन बन जाएगा C1x² प्लस C2x-2y। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसी इक्वेशन को हल करने का एक और मेथड है, वो ये है कि चले मैं दोबारा लिखता हूं। हमारी जो इक्वेशन जिसको हम हल कर रहे हैं वो ये है, +x माइनस क्या आता है 4y इक्वल टू 0। इसी को हल करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है, कि जिसमें आप ऐसी किसी कहानी में नहीं जाएंगे जो ऊपर हमने की है। तो वो डायरेक्ट मेथड आप देखिएगा कितना आसान है। आप क्या करेंगे, आप y को x⁴ पुट कर दें। ये मेथड अप्लाई होता है जब भी आपकी राइट हैंड साइड 0 हो, यानी होमोजेनियस इक्वेशन मोस्टली। तो चूंकि इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 थी, तो मैं y को x⁴ डायरेक्ट पुट करूंगा, और मैं सिंपली इसके डेरिवेटिव्स लूंगा। तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी, और आप अगेन वही आंसर आपको मिलेगा जो मैंने अभी निकाला है। तो आप वो सारा जो वेरिएबल से कांस्टेंट में जाने वाली टेक्निक है वो आपको इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनकी राइट हैंड साइड 0 नहीं होगी, उनमें फिर आप ये डायरेक्ट मेथड भी नहीं लगा पाओगे, तो वहां पे आपको उस मेथड की जरूरत पड़ेगी जो आपने अभी सीखा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने का भी हल था मेरे पास, लेकिन मैं चाहता था कि पहले हम उस पे सर खपा लें जो मेथड हम सीखना चाहते हैं। सो आपने देखा है कि एक मिसाल हमने आयलर इक्वेशन की देख ली है, कि जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को e⁴t पुट करते हैं, और e⁴t पुट करके आपकी इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन बन जाती है इन t वेरिएबल, एंड देन आप उसको सॉल्व करते हो जस्ट लाइक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, और आप उसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर और कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन दोनों निकाल सकते हो। ठीक है जी, यहां तक। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी टाइप है जो एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाती है, तो इसको अभी देख लेते हैं। एग्जैक्ट इक्वेशन, ये भी एक नाम है। वो ये होता है कि कभी कभार, अब ये बड़ा एक जीनियस सा मेथड है सॉल्व करने का। जीनियस तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि जीनियस गैस के साथ सॉल्व करने वाला मेथड है, मतलब आपका गैस अगर अच्छा हो तो। मेथड ये है कि आपने इक्वेशन को देखें
सो लेट्स से मेरी इक्वेशन क्या है, कौन सी इक्वेशन है जी? लेट्स से आई हैव दिस इक्वेशन जिसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। वन सेकेंड। And so on plus a1 dy by dx plus a naught x, सॉरी यहाँ पे भी x आना चाहिए क्योंकि हम वेरिएबल कोएफिशिएंट ले रहे हैं, इज इक्वल टू टाइम्स सॉरी y इज इक्वल टू 0। सो लेट्स से हमारी एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की है, या आप उसको f ऑफ x भी ले सकते हो, मतलब जनरल फॉर्म पहले लिख लेते हैं, बाद में फिर उसका वो होमोजेनियस इक्वेशन वाला करते रहेंगे। f ऑफ x, तो ये इक्वेशन है और इसको मैंने सॉल्व करना है, लेकिन इस इक्वेशन को देखने से अगर मैं इसका एक ऑर्डर कम कर लूं तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो, ठीक है? तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, आपको उस इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, ठीक है? और उसकी भी हम बात करेंगे कि वो कैसे चेक होती है एग्जैक्ट इक्वेशन। तो अब पहली चीज तो ये है कि आप उसको चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्ट नहीं है तो आप उसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स से आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट आप चेक करना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? तो कंडीशन ये होगी कि आप अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसको किसी लोअर ऑर्डर इक्वेशन का डेरिवेटिव लिख पाएंगे, ठीक है? जब लोअर ऑर्डर कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि nth ऑर्डर वाली इक्वेशन n माइनस वन ऑर्डर वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव होगा। यानी अगर मैं n को 2 ले लूं तो सेकंड ऑर्डर वाली इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर वाली किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव होगा। तो अगर आप ये कर पाए तो फिर आप इस तरह से अपनी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ ये वाली जो चीज है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू dx आ रहा है ऑफ समथिंग, और जो समथिंग आ रहा है उसका आप ऑर्डर देखें तो n-1 है। इधर जो ऑर्डर है वो क्या है, n है, और आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही हो तो फिर आप उसको बोलते हो कि एग्जैक्ट मेथड है, एग्जैक्ट इक्वेशन का मेथड है। यानी ये सिर्फ एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर ऐसा होगा। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो ही आप उसको किसी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लोअर ऑर्डर में लिख पाओगे, और उसका मतलब होगा कि आप नए कोएफिशिएंट सब निकालोगे। अब an-1 नहीं होगा बल्कि bn-1 एंड सो ऑन होगा। जी कोई सवाल है? ऑलराइट, इसको अभी मिसाल से करेंगे तो ये वैसे क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये वाली लाइन है, पहली लाइन, कि sometimes an equation may be merely the derivative of another equation of one order lower. If this is the case, then the ODE is exact. कि अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसी वन डेरिवेटिव लेस वाली किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव के तौर पर लिखी जा सकती है, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, राइट? तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0। तो फर्ज करो मुझे ये वाली इक्वेशन नहीं दी हुई, मुझे ये इक्वेशन दी हुई है, मुझे एक इक्वेशन दी है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसी इक्वेशन से मैं निकाल रहा हूँ, तो वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, सी कोई कांस्टेंट होगा। तो जिसका मतलब है कि मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को
एक लोअर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव के तौर पे देख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, उसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ लोअर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो डी वाई बाय डी एक्स मुझे पता है वो क्या है, सी है। तो आप देखें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट हैंड साइड मिल रही है आपको, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो जो उसूल समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें कि आपके पास एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव की लेफ्ट हैंड साइड थी, जिसको आपने फर्स्ट डेरिवेटिव बना लिया n माइनस वन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब ये कुछ समझ आई है बात की? वहां पे जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वो जरा गंभीर शक्ल में लिखा हुआ है क्योंकि सारे डेरिवेटिव डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर की मिसाल दी है। ओके, गुड। तो अब हम इसकी मिसाल इसको हम करेंगे, लेकिन ये होगा कि उसमें कोएफिशिएंट नए आ जाएंगे। और वो नए कोएफिशिएंट जो होंगे, यहाँ तो बहुत सिंपल सी मैंने मिसाल ली थी ना, कि सिंपल एक सादा सी ये वाली क्वेश्चन ली थी, विच इज वेरी सिंपल। तो अभी हम जो मिसाल लेंगे उससे हम ये बात वाजे करेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो राइट हैंड साइड पे ये वाली जो टर्म आती है, इसके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट होते हैं इस वाली से, ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे, उन कोएफिशिएंट्स के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगता है, और वो कंस्ट्रेंट के जरिए फिर जो है वो इक्वेशन सॉल्व होती है। मेरा ख्याल है हम ज्यादा कर नहीं पाएंगे आज और चीजें, लेकिन ये कि मैं इसी एग्जैक्ट इक्वेशन पे इसको कंक्लूड करूंगा। इसके बाद ये भी एक मेथड था, पार्शियल नाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो मेरा इरादा था कि मैं ये चारों मेथड करता, लेकिन चलो टाइम हमारे पास नहीं है, तो अगले दो जो है वो, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी फिर आगे थोड़े मसाइल हैं। तो खैर, आप उन कोएफिशिएंट्स को असल में नए कोएफिशिएंट्स को फाइंड करते हो और नए कोएफिशिएंट से फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो। सो लेट मी सॉल्व दिस एग्जांपल, जो कि अगेन मैंने हॉब्सन से ली है, और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे इस मेथड को सॉल्व करते हैं। और ये मिसाल में ऑलरेडी हमें बताया गया है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होगी तो फिर आपने इसको एग्जैक्ट बनाना है। एग्जैक्ट बनाने का तरीका आपको पता होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर x की वैल्यू लेनी हो तो वो c के साथ कोई कोएफिशिएंट भी आएगा। जी जी बिल्कुल, आप यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट भी ले सकते हो। कांस्टेंट कांस्टेंट से मसला नहीं होता। तो मकसद सिर्फ ये था कि सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन दी गई हो तो उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव की किसी मशहूर इक्वेशन का के तौर पे लिख सकते हो, कि सेकंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर अगर यहाँ पे आएगा, थर्ड ऑर्डर लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर लिख सकते हो। सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव लिख सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मकसद सिर्फ इस सारे मेथड का ये है कि अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो, और उसकी कंडीशन मैं अभी बताऊंगा कि वो एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं, अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो फिर आप उसको डेरिवेटिव ऑफ सम लोअर ऑर्डर लिखते हो, और लोअर ऑर्डर वाली इक्वेशन को आप हल करते हो पहले, और उसका सोल्यूशन डाल के डेरिवेटिव में ले जाते हो और फिर उसको इंटीग्रेट करते हो। मतलब 3-4 स्टेप्स हैं जो मेरा ख्याल है एग्जाम्पल से समझ आएंगे। इस तरह बड़ी ना एब्स्ट्रैक्ट बात हो जाएगी। तो चलें इसको करते हैं, ठीक है ना, इसको करते हैं। तो पहला पहला स्टेप, मैं अब स्टेप्स बल्कि बनाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आए कि कर क्या रहे हैं। तो पहला स्टेप, स्टेप 1, जब आपने इक्वेशन देखी, पहली चीज तो ये है कि ये आपने देखी कि ये वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टेप 1, चेक इफ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इफ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अब चेक कैसे करना है जी एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो उसके ऊपर ये कंडीशन आती है
एन ओडी, यहाँ पे ओडी से मुराद ये वाली वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली है, इज एग्जैक्ट। अगर उसके जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, अगर उनका मैं सम करूं, सीरीज सम इस तरह से, -1 टू द पावर n, ए एन का nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही हो तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे अब लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव बनाना है। इस समेशन को का मतलब क्या आ रहा है कि आप चाहें तो इंडेक्स चेंज करके लिख लें, आई लिख लें, आई इक्वल टू 1 to n लिख लें। आई इज जस्ट एन इंडेक्स, जस्ट डिफरेंट इंडेक्सेस के लिए आप डिफरेंट लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मतलब कहने का ये है कि अगर चलें इसको खोल के देखते हैं, आई को 0 पुट करो तो क्या आएगा, तो 0 0 की पावर -1 की पावर 0 1 हो जाएगी, और a पावर 0, और ये वाली जो चीज है ये ith डेरिवेटिव को शो कर रही है। तो समेशन का फर्स्ट टर्म a नॉट आएगी, माइनस आई को 1 करो तो माइनस आ जाएगा, और क्या आएगा, a1 का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा x। फिर 2 इवन वाले सारे प्लस हो जाएंगे ना, और ऑड वाले माइनस हो जाएंगे, तो a2 सेकंड डेरिवेटिव। बल्कि चलो मैं डेरिवेटिव को भी ऐसी फॉर्म में लिखता हूँ कि आपको वो समझ आए, फर्स्ट डेरिवेटिव प्राइम, सेकंड डेरिवेटिव प्राइम x, फिर -a3, और क्या आएगा, थर्ड डेरिवेटिव। तो ऑड वाले नेगेटिव होते जाएंगे, इवन वाले पॉजिटिव, और आखिरी जो एंड सो ऑन, आखिर पे आप nth डेरिवेटिव वाली टर्म लिख लेते हो इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसको कोएफिशिएंट में लिखें। कैसे लिखते हैं, आप इसको लिखेंगे a2, चूंकि सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो a2 d2y/dx², स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मैं लिख रहा हूं इसको, a1x dy/dx प्लस a0 y इज इक्वल टू f(x). तो यहां से आप फौरन पहचान रहे हो कि मेरा a0 क्या है, a0 इज इक्वल टू -1, और a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू -3x, और a2 क्या है, a2 इज इक्वल टू 1 - x²। अब मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा और चेक करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। सो a0 -a1 प्राइम ऑफ x ऑफ कोर्स प्लस a2 डबल प्राइम ऑफ x। थर्ड डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 आती है या नहीं। थर्ड डेरिवेटिव ट्रिपल पॉजिटिव नहीं आएगा जी, नहीं नेगेटिव आएगा, ऑड पावर्स है ना ये देखो। -1 की पावर जब भी, चलो इसको नुक्ते को हल करते हैं। ये किसका सवाल है जी, महविश का सवाल है। तो -1 की पावर जो है, अगर मैं 1 लूं तो क्या आता है, -1, -1 की पावर 2 लें तो क्या आता है, +1, -1 की पावर 3 लें तो क्या आता है, -1, फिर -1 की पावर 4 लें तो क्या आता है, +1, एंड सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। इसका मतलब है कि -1 की पावर अगर इवन आ रही है तो वो पॉजिटिव आता है, -1 की पावर अगर ऑड आ रही है तो वो नेगेटिव आता है। ठीक है महविश, तो चूंकि 3 जो है थर्ड डेरिवेटिव की आपने बात की, वो ऑड होता है तो लिहाजा माइनस आएगा, राइट। गॉट इट, ओके, गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें भी अगर ना समझ आए तो पूछा करें, पूछना जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक पॉइंट समझ ही नहीं आ रहा तो फायदा क्या आगे बढ़ने का। ऑलराइट, सो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये 0 है कि नहीं, तो चेक करते हैं। इज इक्वल टू a0 क्या है जी, -1, माइनस a1 प्राइम क्या आएगा, -3, प्लस a2 डबल प्राइम क्या आएगा। अब देखो ए a1 प्राइम क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ से आप डेरिवेटिव लेके निकाल रहे हो ना, -3, और a2 प्राइम क्या आएगा आपके पास, -2x, तो फिर ये डबल प्राइम क्या आ जाएगा, -2।
तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -2। तो ये क्या बन गया, -1 + 3 - 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। गुड। तो हमें क्या पता चला कि जो ये वाली कंडीशन है इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो रही है जो हमने यहां से ली थी। तो सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन है इट इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। सो आवर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इज एग्जैक्ट। गुड। फिर जी अगर एग्जैक्ट है तो क्या करें, एग्जैक्ट है तो फिर हम ये ऊपर जो मैंने लॉजिक बताई थी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको कुछ कोएफिशिएंट्स का डेरिवेटिव के तौर पे लिखेंगे। तो ये वाली जो कंडीशन है मैं इसको अब अप्लाई करने लगा हूं। सो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू d/dx ऑफ, अब चूंकि सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है तो वन लोअर ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आ जाएगा b1x dy/dx प्लस b0x टाइम्स y इज इक्वल टू 1। चलो 1 ना भी करो तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी। ऑलराइट, यहाँ तक बात समझ आ रही है ना। तो मैंने ये कंडीशन जो है एग्जैक्ट इक्वेशन वाली, ये कंडीशन जो है ये अप्लाई की है कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख सकते हो इक्वल टू d/dx ऑफ सम न्यू कोफिशिएंट्स टाइम्स वन ऑर्डर लेस इक्वेशन। और वो वन चूंकि हमारी इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर थी, लिहाजा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें, यानी जो डेरिवेटिव है वो ले लें और देखें दोबारा सेकंड डेरिवेटिव में कैसे इक्वेशन बनती है। तो इसको मैं खोलता हूँ, क्या बनेगा जी, फर्स्ट क्या आएगा, b1'x, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव को अंदर ले जा रहा हूँ ब्रैकेट के, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो b1'x टाइम्स dy/dx प्लस b1x टाइम्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, फिर दूसरी टर्म पे लगाएंगे तो b0'x टाइम्स y प्लस b0x टाइम्स dy/dx। dy/dx, अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो पहले मैं लिखूंगा b1x डी, सेकंड डेरिवेटिव dy/d स्क्वायर प्लस, अब dy/dx की दो टर्म्स हैं तो b0x प्लस b1'x टाइम्स dy/dx और प्लस क्या आ जाएगा b0'x y। तो ये आ गया, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। सही है। तो अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड मुझे पता है वो 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दो राइट हैंड साइड के। इसको मैं यहाँ से मूव करवा देता हूँ। It is very hard to sometimes deal with this kind of stuff. पहले मैं नई नई फाइल खोलता हूँ, मुझे जो है ना अभी तक ये स्लाइड्स बनानी नहीं आई। तो हम कर क्या रहे हैं, नॉट दिस वन बट दिस वन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली आएगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, नई फाइल, और अभी ये मेरा लैपटॉप फिर स्लो हो गया। ओके, चलें जी, ये आ गई इक्वेशन। और इसको अब मैं लिखूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको मैं लिखूंगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑलराइट।
अच्छा, अब ये जो नई हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को कंपेयर करें हमारी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? वन माइनस, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस, नो, माइनस 3x डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये है जी दो इक्वेशंस। ऊपर वाली इक्वेशन में नए कोएफिशिएंट है और नीचे वाली इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन है। तो कंपेयर करने से आपको क्या मिल रहा है? कंपेयर करने से b1x मिल रहा है 1 - x² और b0 प्लस b1 प्राइम क्या मिल रहा है? x is implicit so I will not write x now, just to make it simple। तो ये इक्वल आएगा -3x के, एंड b0 प्राइम जो है वो किसके इक्वल आएगा? -y के। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर लिया है। अच्छा, कर लिया तो अब क्या करें जी? करना क्या था हमने? हमने करना ये था कि हमने b1 b0 वगैरह निकालने हैं ताकि हम उनको अपने वो डेरिवेटिव वाले सोल्यूशन में डाल सकें। तो b1 तो मेरे पास आ गया है, डायरेक्ट ही आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन b0 मेरे पास नहीं है। सॉरी, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? हाँ, b0 नहीं है लेकिन b0 प्राइम है। तो अगर b0 प्राइम है तो मैं वहां से b0 इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये लिखा हुआ है db0/dx = -1। तो अगर डेरिवेटिव -1 है तो मुझे यहाँ से पता है कि ये क्या आएगा? -x। और यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट बात ये करेंगे कि आप इग्नोर करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स। क्यों करेंगे? क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स का मकसद ये होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको बताता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसका मतलब ये होता है कि आपको लिमिट्स नहीं पता। जिसका मतलब ये होता है कि इन कांस्टेंट्स की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। हम इंटरेस्टेड हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर। तो जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट इग्नोर करके सिर्फ एक वैल्यू लेनी चाहिए b0 की। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल दूं c, तो इस c की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं c बदलता जाऊंगा मेरा b0 जो है वो चेंज होता जाएगा, जिससे मुझे एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे इस लीनियर इक्वेशन के। तो वो आप तब करेंगे जब आप एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ना सॉल्व कर रहे हो, या आप क्या उसे कहते हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशंस चाहते हो। लेकिन हम सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहते हैं और सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। तो इसलिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि हमें इन्फिनिट सॉल्यूशंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे और b0 हम हमारा सिंपल ये लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी इक्वेशन थी वो ये बन जाएगी। सो d/dx, याद है हमने इसको ऐसे लिखा था, प्लस b0x y, राइट? वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, जहां से हमने ये बात शुरू की थी पिछली फाइल में, ये वाली ये वाली बात मैं कर रहा हूँ। सो अब क्या करना है जी? अब इस इक्वेशन को आप लिखेंगे इज इक्वल टू 1, क्योंकि राइट हैंड साइड 1 है हमारी, और b1 और b0 मेरे पास मौजूद है, तो मैं उनकी वैल्यू अब पुट करूंगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट करते हैं जी। क्या बनेगा? d/dx, b1x आ जाएगा 1 - x² dy/dx
प्लस ब्रैकेट में बी नॉट की जगह क्या आ जाएगा जी, -x y इज इक्वल टू 1। ठीक है, b1 और b नॉट की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ये बन गई है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन को हमने सॉल्व नहीं करना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहली चीज मेरे माइंड में जो आती है डेरिवेटिव देख के, वही आती है कि मैं इंटीग्रेट कर लूंगा इसको, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा गंभीर सा आंसर आएगा। बल्कि ऐसा करते हैं, अच्छा इसमें फिर अब ज्यादा काम है और मेरे पास टाइम नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लगना है यहाँ पे, एंड आई डोंट हैव इनफ टाइम। तो ये मैं फिर आपको जो है ना वो होमवर्क दे देता हूँ कि अब आपने खुद करना है। ठीक है, कर लेंगे। बस मुझे ये बता दें कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन की क्या शक्ल बन जाएगी इंटीग्रेट करके। और आपने सिर्फ एक दफा इंटीग्रेट करना है। इस वक्त ये कौन सी इक्वेशन किस शक्ल में लिखी हुई है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जब सेकंड ऑर्डर को एक दफा इंटीग्रेट करें तो क्या मिलता है, किस तरह की इक्वेशन मिलती है। बस अभी इसको मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि मैंने ये चीजें अब होमवर्क में डालनी है, एक और स्टेप रहता है उसको भी होमवर्क में डाल के तो फिर मैं आपको समरी पेश करूंगा लेक्चर की। फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी, गुड, जबरदस्त। फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी, नॉन होमोजेनस भी बनेगी क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो राइट हैंड साइड को एक्स में ले जाएगी ना। जब आप राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक्स आ जाएगा आपके पास। ऑलराइट, सो तो आपको मिलेगी एक इक्वेशन जो मैं आपको डायरेक्ट आंसर उसका दे रहा हूं, वो ये बनेगी, x/1 - x² y इज इक्वल टू x+c1, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, 1 - x²। तो ये गंभीर सी इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी। और तो इसका मतलब अब हमारी इक्वेशन ये बन गई है। अब ये वाली कौन सी इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक एक दर्जे में जाके हम काम को आसान कर रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं। तो पहले एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट थी, फिर आप उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया आपने। अब इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन ये इतनी सादा सी तो नहीं नजर आ रही। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर ओडी की फर्स्ट ऑर्डर में। अगेन आप चैप्टर 15.1 सेक्शन पे जाएं या सेशन 13 जो हमारा है उसको दोबारा खोलें, तो आप देखेंगे कि जो जनरल फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की वो ये होती है। कुछ याद आया? ठीक है, तो इससे आपको फौरन नजर आ पता चल रहा है कि जो आपका पी एक्स है वो -x/1 - x² है, और आपका जो क्यू एक्स है वो क्या है, x+c1/1 - x²। हाँ जी, कैसे हल करते हैं जी इस तरह की इक्वेशन को। तो जब पी एक्स क्यू एक्स की फॉर्म में हो तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर आपको डेफिनेशन याद है, आई एफ, पता नहीं उसको मेरा ख्याल है कोई नाम देते थे, म्यू एक्स।
इज इक्वल टू पी एक्स डी एक्स, ये होती थी ना इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इंटीग्रेट करोगे एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को। तो ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है तो मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी आंसर अब आपको दे दूं। वैसे तो ये अवेलेबल है चीजें, लेकिन यू कैन डू दैट, ये नहीं दिया हुआ उसमें किताब में, लिहाजा लिहाजा इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। तो इसको इंटीग्रेट करो, फिर क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को विद लीनियर विद फर्स्ट ऑर्डर ओडीई। ठीक है ना, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर ओडीई सॉल्व कर रहे हैं अब हम, यानी ये वाली जो फर्स्ट ऑर्डर ओडीई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस, ऑलराइट, म्यू एक्स टाइम्स एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, y is equal to mu x times x plus c1 over 1 minus x square। तो अब आपकी ये क्वेश्चन बन गई है। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन आ गई तो अभी मसला हल नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने फिर इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि अब ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डर है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर को इंटीग्रेट करें तो आपको क्या मिलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो आप फर्स्ट ऑर्डर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो ऑर्डर, जिसका मतलब आपका y आपको मिल जाएगा, एंड दैट विल बी योर सॉल्यूशन। तो ये भी अब आपका होमवर्क है, दोबारा इंटीग्रेट करो इसको, और फाइनली आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और वो रिजल्ट जो है वो भी किताब के अंदर दिया हुआ है, C1 साइन इनवर्स प्लस C2। चलो लिख देता हूं मैं, C1 साइन इनवर्स x प्लस C2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और साथ एक -1 भी आ रहा है शायद, -1, ठीक है। ले ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसका। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने एक्सपोनेंशियल भूल गया हूँ मैं, सॉरी। थैंक यू सो मच, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी था, भूल गया हूँ मैं। ये किसने याद दिलाया है जी, रियाज साहब ने कहा है, बहुत शुक्रिया रियाज, मुझे मिस हो गया था लिखना। ऑलराइट, सो इस तरह से आप इस इक्वेशन को हल कर लें। तो ये जो इतनी ज्यादा नैबश के बकौल खिचड़ी पकी है, इसको अब थोड़ा सा जो है ना वो करते हैं, एक तस्वीर इसकी थोड़ी सी क्लियर करते हैं कि हमने किया क्या है, स्टेप्स क्या थे हमारे। ठीक है, समराइज कर लेते हैं चीजें। तो उससे पहले कोई सवाल है तो वो मुझे बता दें, देन वी विल सम अप ऑल द थिंग्स। दो दो तरह की इक्वेशंस ही हमने सिर्फ देखी हैं, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड लिए हैं, तो दो बाकी बच गए। एक वो है जिसमें आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल की कुछ पार्शियल फॉर्म पता होती है, और एक वो है जिसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स आप लगाते हैं, तो वो फिर अब हम अगले हफ्ते के लिए रख लेते हैं। तो आज हमने जो है वो क्या किया, समरी, समरी हमारी ये है कि आज हमने लीनियर ODEs विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को स्टडी की है। जिसकी शक्ल कुछ इस तरह होती है कि आप जनरली आप उसको इस तरह से लिखते हो
plus so on plus a1 first derivative I think plus a naught y is equal to f of x। तो जनरल इक्वेशन है हमारी इस तरह की, जिसके जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल होते हैं, और इसको हम बोलते हैं लेजेंडर इक्वेशन। ठीक है, उसके अंदर फिर हमने देखा कि एक स्पेशल केस है आइलर इक्वेशन का। आइलर इक्वेशन में आप अल्फा को 1 लेते हो और बीटा को 0 ले लेते हो, तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, ए एन एक्स एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस सो वन प्लस ए वन अल्फा 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 1 हो गया, ए वन एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और उसके अंदर भी अगर आपकी राइट हैंड साइड 0 हो जाए तो वो होमोजेनस केस बन जाता है। अगर राइट हैंड साइड 0 है, होमोजेनस केस है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये पहली टाइप हमने पढ़ी है। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हो, इन दोनों इक्वेशंस के लिए विच इज एक्चुअली सेम थिंग, क्योंकि नाम मुख्तलिफ हैं, एक में कोएफिशिएंट स्पेसिफाई कर दिए हैं, एक में नहीं किए। सॉल्यूशन ये है कि जो ए अल्फा एक्स प्लस बीटा है, जो भी कोएफिशिएंट वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, ई टू द पावर टी, और उससे क्या होगा, आपकी जो इक्वेशन है वो डी बाई डी टी की फॉर्म में चले जाएगी, एंड यू विल हैव अ इक्वेशन लाइक दिस, जिसकी जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ किताब से देख के। तो ये बन जाएगी अल्फा एन ए एन डी डी टी एन समथिंग लाइक दैट। ओके, तो जब आप इस तरह इसको पुट करोगे तो जनरल इक्वेशन आपकी कुछ इस शक्ल में आ जाएगी, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, और इसने हमारा काफी टाइम लिया आज। प्लस सो ऑन एंड प्लस ए वन अल्फा वन डी बाई डी टी ऑफ वाई, यहाँ भी वाई आना है, प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये शक्ल बन जाती है। इस शक्ल में के बनने का जो फायदा हमें ये होता है, और ई टू दावर माइनस एक्स भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक्स नहीं हम ले रहे हैं, तो जनरल फॉर्म ये बनती है एफ ऑफ ई टी माइनस बीटा और अल्फा। आगे इक्वेशन होगी तो फिर ये एक्स बन जाएगा बहरहाल। तो ये सोल्यूशन इस तरह से आप इसका लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो वेरिएबल कोएफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाते हैं, ट्रांसफॉर्म टू कांस्टेंट्स, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, या यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो टी खत्म हो गया यहाँ पे, टी एक्स। तो आइलर इक्वेशन या लेजेंडर इक्वेशन को हल करने के लिए कोएफिशिएंट को आप एक्सपोनेंशियल ऑफ सम वेरिएबल पुट करें, और नए वेरिएबल में जो इक्वेशन आएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली जो इक्वेशन है, उसके लिए आप सेशन 13 में जो हमने मेथड पढ़े थे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना के, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली चीज जो हमने स्टडी की है, पहली टाइप ऑफ इक्वेशन जो हमने स्टडी की है। दूसरी टाइप जो हमने स्टडी की है वो है एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए जो मैंने कंडीशन बताई थी उसमें स्टेप्स क्या थे, पहला स्टेप चेक कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है भी या नहीं। चेक करने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो ए नॉट माइनस ए वन प्राइम प्लस ए टू प्राइम डबल प्राइम वगैरह वगैरह इक्वल टू 0। सेकंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, nth ऑर्डर की नहीं। तो चेक करो, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है तो फिर आप दूसरे स्टेप पे जाओगे कि आप राइट योर इक्वेशन, योर गिवन इक्वेशन एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लोअर ऑर्डर ओडीई। सेकंड स्टेप ये होगा, मतलब ये कि
जो आपकी a2 फॉर एग्जांपल a2 x, सेकंड ऑर्डर की मिसाल जरा आसान है, nth ऑर्डर पे चीजें क्लियर नहीं नजर आती, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर लिख रहा हूँ। तो फर्ज करो ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट, सॉरी एफ ऑफ एक्स, ये मेरी इक्वेशन थी। तो मैं क्या करूंगा कि इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिखूंगा एफ ऑफ एक्स के नहीं बल्कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन ऑर्डर लोअर। तो वन ऑर्डर लोअर टू है, तो टू का क्या बन जाएगा वन, और वन ऑर्डर लोअर डेरिवेटिव भी आ जाएगा, प्लस ए नॉट वाली टर्म सिर्फ आ जाएगी, और वाई, इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, कंपेयर बोथ साइड्स। अब इसकी दोनों साइड्स को कंपेयर करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आप अंदर ले जाएं, उसको सेकंड डेरिवेटिव में लिखें ताकि आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकें। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको b1 मिल जाएगा, और आपको b नॉट, सॉरी यहाँ पे b नॉट आ गया, और आपको b नॉट मिल जाएगा। जब आपको b नॉट और b1 मिल गया तो फिर आपको राइट हैंड साइड मिल गई, विच इज दिस वन, ये आपको मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी नई इक्वेशन बन गई डी बाई डी एक्स ऑफ b1, जो अभी हमने फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस b नॉट y इज इक्वल टू, अब आप वो राइट हैंड साइड भी इसके अंदर जो आपकी इक्वेशन में दी हुई होगी, जो भी राइट हैंड साइड दी है वो एफ ऑफ एक्स आपने यहाँ पे डालना है। फिर फोर्थ स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, इंटीग्रेट। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर ओडी मिल जाएगी। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर ओडी मिल गई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, या ना भी हो कांस्टेंट तो इट्स ओके, फर्स्ट ऑर्डर ओडी मिल गई, तो फिर अब आप देखें कि वो फर्स्ट ऑर्डर कौन सी है, लीनियर है, बर्नौली इक्वेशन है, जो भी हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी मेरे ख्याल सेशन 12 या 12 के अंदर या सेशन 11 के अंदर। तो बस वो फर्स्ट ऑर्डर ओडी बन गई है, बस अब उसको हल करना आपको आता है, तो आप उसको हल कर लेंगे। तो ये चार मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये इस तीसरे स्टेप में सिर्फ ये करना है कि जब आप b1, आपको बेसिकली b1 प्राइम और b नॉट प्राइम मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनको पहले इंटीग्रेट करोगे विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इग्नोर कर देना आपने। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर स्टेप होता है। क्यों इग्नोर कर देना है वो मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको बहुत सारे सोल्यूशंस की ऑप्शंस देता है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स जो कि आप एग्जैक्ट इक्वेशन में करते हो। पहले आप उसको चेक करते हो, अगर वो एग्जैक्ट है तो ठीक है, फिर आप अगले स्टेप पे चले जाते हो। फिर आप क्या करते हो, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लोअर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो। उस लोअर ऑर्डर को फिर अब आप सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपेयर करते हो, तो आपके पास b1 प्राइम b नॉट प्राइम आता है। उन प्राइम्स को आप उनका डेरिवेटिव लेते हो, सॉरी इंटीग्रेशन करते हो विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको b नॉट b1 मिल जाता है। वो b नॉट b1 आप डाल के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखते हो राइट हैंड साइड वाले फंक्शन के, और फिर उसको इंटीग्रेट करके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हो आखिरी स्टेप में। और फिर उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप वापस चले जाओ और देखो कि किस तरह फर्स्ट ऑर्डर ओडी सॉल्व होती है। तो ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर का मैंने रूल लिखा है, थर्ड ऑर्डर में भी यही रूल लगता है, फोर्थ ऑर्डर में भी यही रूल लगता है। तो जो होमवर्क्स वगैरह दिए हैं उनको करें, फिर मैं आपको एक दो मिसालें और एक दो एक्सरसाइज और दे दूंगा जिस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, तो उससे आप सीख जाएंगे इस मेथड को। तो कोई सवाल है इस बारे में तो मुझे बता, ठीक है। तो दो सिर्फ हमने पढ़ी हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट्स में, लेजेंडर और एग्जैक्ट। दो अभी और बाकी है। एक होती है जिसमें आपको पार्शली पर्टिकुलर फंक्शन पार्शली पता होता है, पार्शियल नाउन पर्टिकुलर फंक्शन, और फिर दूसरी चौथी है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सबसे मशहूर मेथड है, और वो सबसे समझ लें कि बम्बास्टिक मेथड है। उसके जरिए आप ये पिछले सारी
काम भूल जाते हैं और बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं हर तरह की क्वेश्चन को। सो एनी क्वेश्चन?